हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 और 2 आपने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हमने एक लाइंस एंड एंगल्स का भी मैंने आपको एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था। तो आई थिंक कि आपने इतना कंप्लीट किया होगा। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर आगे के लेक्चर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आसान भी लगेगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी लगेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक कि ज्योमेट्री के काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके मतलब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में पहले तो हम अभी डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली क्या है? इन अ ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन जॉइनिंग टू द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर हम किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। देखो कैसे, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में समझो, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी। अब डी और ई इसके मिड पॉइंट्स है, तो ये जो हमने ऐसे ज्वाइन किया है ना ब्लैक से, तो ये वाला जो है ये इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है। लेट डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पे जब ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम ये कहता है। तो अब हम इसको जो है प्रूफ के तौर पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिड पॉइंट थ्योरम आया कहां से। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सपोज यहाँ पे जो है हमने क्या किया, एक ऐसा लाइन हमने ड्रॉ किया। लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट CF which is parallel to BA। AB की ये पैरेलल होगा एंड F के बाद जो है हमने यहाँ पे E से F को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मतलब ये है कि इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया आगे तक, इसको भी हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने कहा F। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है कंस्ट्रक्शन इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं। प्रूफ करने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। देखो, अब यहाँ पे जो है हमारे पास आता है कि DEF ये एक लाइन है, लाइन। ठीक है, क्योंकि हमने इसी को एक्सटेंड किया है। CF इज पैरेलल टू BA, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरेलल ही हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो जब हमने इसको और इसको पैरेलल किया तो पैरेलल के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को पैरेलल मानते हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल मानते हैं तो दिस एंड दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर होंगे। अब ये वाले एंगल को मैं कह रहा हूँ ये वाले एंगल से बराबर। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि हमने ये वाली एक लाइन ड्रॉ किया, ये वाला पहले से एक लाइन था, तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो होप की कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF। यहाँ पे जो है एंगल आपको AED आपको मिल रहा होगा एंगल CEF के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि AE इज इक्वल टू CE। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट, सो दिस बराबर दिस। अगर AE और CE को हमने बराबर कहा तो E जो है उसका मिड पॉइंट है, इसकी वजह से मैंने कहा। तो अब यहाँ पे ये भी बराबर हो गया। अब इसके बाद हमने लिखा एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ECF।
ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अब इसके बाद जो है यहां से हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। ये कैसे हमने कॉन्ग्रुएंट कहा? तो यहां पे लिखेंगे बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है हमारा? ASA मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इस तरीके से हमने इन दोनों ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कहा। क्लियर है? अब इसके बाद समझो कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हम ये वाली साइड को ये वाली साइड के बराबर कह सकते हैं, और फिर ये वाली साइड को क्या ये वाली साइड के बराबर कह सकते हैं? तो हम यहाँ पे कहेंगे बाई, सो बाई CPCT, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे हम कह सकते हैं कि एंगल साइड DE इक्वल टू EF, ये इसको मान लो फर्स्ट। एंड दूसरा क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि CF इक्वल टू AD, इसको हम मान लो सेकेंड, या फिर हम इसको और कह सकते हैं, इसको इम्प्लाइज करके हम कह सकते हैं कि CF इक्वल टू DB। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2। मतलब ये है, हमने कहा कि ये इक्वल टू ये या फिर ये इक्वल टू ये, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, क्योंकि ये जो है D इसका मिड पॉइंट है। क्लियर है इतना? अब यहां से ये समझो कि BD और CF इसके बारे में देखना। नाउ BD is parallel to CF and BD is equal to CF। BD जो है वो CF के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्शन किया था ना हमने, ये पैरेलल, तो इस तरीके से ये दोनों पैरेलल होगा। और साथ ही साथ अभी हमको ये मिला कि ये बराबर ये या फिर ये बराबर ये, तो इन दोनों को भी हमने कहा कि बराबर भी है। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में DFCB, सो क्वाड्रिलेटरल DFCB, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें तो ये वाली साइड जो है पैरेलल भी है और साथ साथ इक्वल भी है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो एज वेल एज इक्वल भी हो, तो हम उसको कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ये थ्योरम में आपने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो गया? हेंस हम इसको कह सकते हैं कि DF इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये अपोजिट साइड है। अब हम इसको क्या लिखेंगे? DF जो है हमारा वो 2 टाइम्स DE लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? 2 टाइम्स DE लिखने की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि DE और EF ये दोनों बराबर था। यहाँ देखो DE और EF इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2DE बराबर BC इंप्लाइज DE बराबर हाफ BC। एक तो हमने ये वाला रिजल्ट निकाला, और दूसरा मुझे यहाँ पे करना क्या था? इस ट्रायंगल इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो पहला एक तो रिजल्ट हमने ये निकाला। हम यहाँ पे एक और चीज कह सकते हैं, ऑल्सो DF पैरेलल टू BC और
डी एफ की जगह हम लिख देंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये जो है हमारा मान लो कि थर्ड है और ये वाला जो है हमारा वो है फोर्थ। तो यहाँ पे अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल भी होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, या फिर डी ई कह लो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ कि जो हमने मिड पॉइंट ज्वाइन किया था वो जो है बी सी के पैरेलल आ गया, और मुझे यही प्रूफ करना था थ्योरम में। लेकिन साथ ही साथ हमने एक और चीज क्या प्रूफ कर दिया कि डीई जो है वो बीसी का हाफ भी है। यहाँ देखो डीई इज हाफ ऑफ द बीसी, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एंड हाफ ऑफ इट, मतलब कि उसका हाफ भी होगा साथ साथ। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने क्या क्या सीखा? मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये सीखा कि अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल में, फिर से मैं इसे बता दे रहा हूँ कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर हम ऐसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, ए बी सी है और ये डी है ये ई है, अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाई डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये दो चीज हमने यहाँ पे सीखा, ये दो रिजल्ट। कभी भी आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आप यहाँ पे दो चीज ध्यान में आपको रखना होगा कि एक तो पैरेलल होगा और साथ ही साथ उसका हाफ भी होगा। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम एक और चीज समझते हैं, वो है कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? वो है इफ a line is drawn through the midpoint of a side and parallel to the another, always passing through the midpoint of the third side। मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे D को मिड पॉइंट माना और DE को हमने पैरेलल बनाया BC के, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? E विल ऑल्सो बी मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो ये जो है इसका कन्वर्स थ्योरम। हम इसका प्रूफ नहीं समझेंगे, बस ये समझ लो कि यहाँ तक मैंने क्या समझाया कि अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर ये मिड पॉइंट हुआ और ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो अगर इसके पैरेलल हुआ तो रिजल्ट में क्या आएगा? E विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है बस। फिर इसके बाद जो है अभी हम इससे क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम ये सेकंड क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। वो क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम के थ्योरम जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम ये सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन ट्रायंगल एबीसी PQR इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, C एंड AB रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। तो पहले यहाँ पे देखो ABC एक ट्रायंगल है, PQR इसके मिड पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ARPQ एक पैरेललोग्राम होगा, फिर उसके बाद BPQR ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, CPRQ ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। ऐसा प्रूफ करना है हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कर सकते हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं कि PQ जो है वो पैरेलल टू AB, ठीक है, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा या नहीं? PQ जो होगा वो इसके पैरेलल भी होगा और इसका हाफ भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से PQ के बाद QR जो होगा वो पैरेलल टू BC होगा एंड QR जो होगा एंड हाफ ऑफ द BC। उसी तरीके से PR जो है वो पैरेलल होगा AC के एंड PR इज हाफ ऑफ AC।
ठीक है। पी आर कौन है, पी आर ये ए सी का हाफ होगा और उसका पैरेलल होगा। तो इस तरीके से हमने ये तीनों इक्वेशन को हमने मान लो इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, क्योंकि अगर मुझे इसका यूज करना पड़े तो इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए आर पी क्यू, ए आर पी क्यू, ए आर पी क्यू क्वाड्रिलेटरल में क्या हम यहाँ पे ए आर को पैरेलल कह सकते हैं पी क्यू के, ए आर पैरेलल टू पी क्यू। क्यों, क्योंकि ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल था तो ए आर भी पैरेलल होगा। उसी तरीके से एंड ये भी कह सकते हैं कि ए आर जो है वो इक्वल टू पी क्यू होगा, ए आर जो है वो पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि जब इसका हाफ है और ये दोनों बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग ये और ये भी बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं ए आर जो है वो पी क्यू के बराबर। ये कहाँ से आया, तो हमने यूज किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कहा कि ये दोनों इक्वल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो कि ये और ये पैरेलल भी है, साथ ही साथ इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं ए आर पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाइज ए आर पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं बी आर क्यू पी एंड सी पी आर क्यू आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। ऐसा क्यों, देखो अब जैसे अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाए, इस वाली क्वाड्रिलेटरल में, तो इसमें देखोगे कि ये जो है इसके बराबर और इसके पैरेलल है, तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम। अगर हम इस वाली क्वाड्रिलेटरल में आ जाए, अगर हम इस वाली क्वाड्रिलेटरल में आ जाए, इस वाले में, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड वो इसके पैरेलल और इसके बराबर भी। तो इस तरीके से सी पी आर क्यू भी पैरेललोग्राम होगा। तो जब एक ही तरीके का रूल बार बार अप्लाई होता है तो हम उसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद आता है हमारा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, तो हम ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं। मान लो ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब कह रहा है कि लाइन जो हमने बनाया वो ए बी और सी से पास हो रहा है। ठीक है, और ये अपोजिट के पैरेलल भी है। तो अगर हम यहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो ए से पास हो रहा है और इसके पैरेलल है, दिख रहा है ये दोनों पैरेलल, उसी तरीके से ए सी के पैरेलल हमको बनाना है और बी से पास होना है, मतलब ऐसे। ठीक है, इसको भी इधर बना दो ऐसे, और फिर उसके बाद ए बी के पैरेलल होना है और सी से पास होना है, वैसा भी बना दिया हमने। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ और यहाँ और यहाँ, इसका नाम देना है। तो अगर हम यहाँ पे बीसी सी और ए बी के हमने पैरेलल बनाया और ये ट्रायंगल क्या बन रहा है पी क्यू आर, तो इसके सामने वाले को हम लिखेंगे पी, बी के सामने वाले को हम लिखेंगे क्यू और इसके सामने वाले को हम लिखेंगे आर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अब हमको करना ये है कि सो दैट बीसी इक्वल टू 1/2 क्यू आर। बीसी कौन है, ये है बीसी। ठीक है, और क्यू आर कौन है, क्यू आर ये वाला है, तो ये क्यू आर का हाफ होगा ये बीसी, ऐसा प्रूफ करना है। तो उसके लिए समझो, सबसे पहले जो है हम यहां पे देखेंगे कि क्या ये और ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, और साथ ही साथ ये और ये पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCQ इज पैरेललोग्राम है। उसी तरीके से अब हम यहां पे आएंगे ये वाले में, इस क्वाड्रिलेटरल में, क्या ये जो है इसके पैरेलल है, बिल्कुल है। और फिर उसके बाद ये वाला जो है इस वाली लाइन के अगर पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा, है। ये जो है लाइन इसके भी पैरेलल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल BCAR
AR इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा पैरेललोग्राम था ना ABCQ इधर वाले से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BC जो है वो AQ के बराबर है। BC जो है वो AQ के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का होगा तो बराबर ही है। उसी तरीके से BCAR में देखो, BCAR इस क्वाड्रिलेटरल में, मतलब ये जो पैरेललोग्राम हमारा प्रूफ हुआ, इसमें हम BC को AR के बराबर कह सकते हैं। यहाँ है हमारा BC बराबर AR। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको करना ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, उन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स BC, क्योंकि BC और BC दोनों ऐड होगा तो क्या होगा 2 टाइम्स BC, और AQ और AR, AQ प्लस AR लिख दो। अब डायग्राम में देखो AQ वहां है, AR इधर है, तो दोनों मिलाकर क्या बन जाता है QR, तो ये बन गया QR और यहाँ पे बन गया 2BC। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स QR। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं कोई मिड पॉइंट नहीं दे रखा है कहीं कोई मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर मिड पॉइंट नहीं दे रखा है तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको देखने में ऐसे ही लग रहा होगा डायग्राम बनाने के बाद कि मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं दे रखा है तो मिड पॉइंट थ्योरम गलती से भी नहीं अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब और भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। अब जो क्वेश्चन है, जैसे ये भी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या है कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, और कह रहा है कि जब हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये कैसे? तो देखो इसके लिए जो है हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, और इसमें जो है हम मिड पॉइंट जो है उसका वो है PQRS, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ADB, मतलब ADB ये वाले ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो उसमें क्या आएगा हमारे पास कि SP is parallel to DB and SP is equal to half of DB। कैसा होगा, देखो SP जो होगा वो इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ भी होगा, क्योंकि ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है। उसी तरीके से अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB के बाद CDB, इसमें क्या होगा, QR जो होगा वो पैरेलल होगा DB के एंड QR विल बी हाफ ऑफ DB। ठीक है, तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से हम ये कह सकते हैं, पहले और दूसरे थ्योरम से हम ये इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है। तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल होगा? अगर हम DB के बारे में देखें तो DB के पैरेलल SP भी है और साथ साथ RQ भी है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं SP पैरेलल टू RQ एंड SP इज इक्वल टू RQ। क्यों ऐसा? SP जो होगा वो DB का हाफ है, मतलब मान लो ये 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर, और ये अगर 10 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा। तो उस तरीके से हम यहाँ पे कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से कि SP जो है ये RQ के पैरेलल भी है और साथ ही साथ इक्वल भी है। इंप्लाइज इससे क्या मिलेगा हमको,
quadrilateral PQRS is a parallelogram। तो यहां से हमको क्या मिला, ये मिला कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे हमको श्योर है कि वो एक पैरेललोग्राम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत छोटा सा प्रूफ है, और अगर ये समझ में आ गया हो तो आप इसको एक रिजल्ट के तौर पे इसको याद रख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर दे तो एक पैरेललोग्राम बनना श्योर है। ठीक है, अब यहां से आते हैं इसमें, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्स अ रोम्बस। तो इसको आप एक बार नोट कर लेना, फिर अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। देखो, कोई भी हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, पहले तो ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, मान लो ये ABCD है। अब इसके बाद इसके मिड पॉइंट्स को हमने लिया, ये हैं इसके मिड पॉइंट्स, इनको भी हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, मान लो ये PQRS है, तो PQRS विल बी अ रोम्बस। अगर बाहर वाला रेक्टेंगल तो अंदर वाला रोम्बस। ये कैसे, देखो हम फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं इसको, फिर इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, हियर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां हम कह सकते हैं SP will be parallel to SP will be parallel to, या फिर ये डायरेक्ट कह लो, by mid point theorem we sure can say that quadrilateral PQRS is a parallelogram। ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक पैरेललोग्राम तो बनता ही है। ठीक है, तो ये एक श्योर है कि पैरेललोग्राम होगा। अब इसके बाद नाउ अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इससे हम अगर कहें तो SP बराबर QR, और ये जो होगा हाफ ऑफ BD, ऐसा होगा। उसी तरीके से अगर हमने एक और डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा, ये वाले डायगोनल के अकॉर्डिंग PQ एंड SR, PQ बराबर SR इज इक्वल टू 1/2 AC। ठीक है, अब हम जानते हैं सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या AC बराबर BD होगा, मतलब उसके डायगोनल बराबर होंगे। तो डायगोनल अगर हमारा बराबर है, मतलब ये और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब उसका आधा भी बराबर होगा, और उसका आधा भी बराबर होगा, मतलब कि 1/2 AC इज इक्वल टू 1/2 BD। अगर ये भी होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इक्वेशन मान लो, तो इक्वेशन नंबर 1, इससे हम ये कह सकते हैं, ये मान लो 1 और ये मान लो 2, तो फ्रॉम 2 हम ये कह सकते हैं कि SP बराबर QR बराबर PQ बराबर RS। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने कैसे लिखा, फ्रॉम 2, दूसरे की हेल्प से हमने एक और बनाया, ये चारों साइड बराबर है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम तो है, और पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड बराबर हो जाए तो फिर वो क्या होता है, तो ये होता है इंप्लाई ABCD PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, ये कैसे हमने लिखा, ये लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे के हेल्प से हमने कि अगर एक पैरेललोग्राम है और उसके चारों साइड बराबर है तो एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं।
इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है शो दैट अगर हम मिड पॉइंट सारे ज्वाइन करें तो रोम्बस का जो मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रोम्बस बनाते हैं। ये एक रोम्बस है। ये एक रोम्बस है, मान लो एबीसीडी। एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब इससे मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो वो एक रेक्टेंगल होगा। ऐसा कैसे? तो देखो हमने क्या किया, इसके दोनों डायगोनल बना दिए। ठीक है। अब अगर हम ऐसा कहें कि implies PQRS will be a parallelogram। अगर ये एक पैरेललोग्राम हमने कहा तो क्या गलत है? क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक पैरेललोग्राम तो होता ही है। तो यहाँ से अगर हम एक रोम्बस का भी मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन करें तो पैरेललोग्राम तो एटलीस्ट बनेगा। अब इसके बाद आगे देखो क्या है कि सिंस ABCD is a rhombus and rhombus, so AC is perpendicular to BD। AC और BD परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो क्या ये 90 डिग्री होगा? ठीक है। अब इसके बाद हम ये लिखेंगे नाउ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक है। एंड SP इज पैरेलल टू DB। देखो ये अगर हमने मिड पॉइंट ज्वाइन किया तो ACB ट्रायंगल में देखो ये और ये पैरेलल होगा। उसी तरीके से ये और ये पैरेलल होगा ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। ठीक है। तो हम यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर ये 2 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को देखो। देखो हमने ये दो लाइन ली, ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब इसके पैरेलल हमने ये लिया और इसके पैरेलल हमने ये लिया, तो क्या ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा? ये और ये परपेंडिकुलर। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं लाइंस पैरेलल टू द परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। मतलब कि लाइंस जो है जो परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल्स हैं तो परपेंडिकुलर ही होंगे। मतलब कि इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये। अब चूंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमने यहाँ पे लाइन लिखा कि लाइंस पैरेलल टू द परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। सो यहां हम लिखेंगे SP इज परपेंडिकुलर टू PQ। मतलब कि ये वाला एंगल भी हमको मिल गया 90 डिग्री। ठीक है। अब अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम में इम्प्लाइड एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 4। अब सोचो कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या बन जाता है फिर? फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी कैन से दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है? अब इसके बाद चौथा वाला जो होगा वो एकदम आसान होगा, इसको आप फटाफट नोट कर लेना। अब चौथा वाला देखो,
फिर से मैं ये 3 आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर होगा तो क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो अब हम अगर देखते हैं कि एक अगर रेक्टेंगल अगर है, बाहर में रेक्टेंगल तो अंदर में क्या बनेगा, रोम्बस। और अगर बाहर में रोम्बस है तो अंदर में क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ठीक है। अब अगला वाला चौथा वाला क्वेश्चन देखो, शो दैट अगर स्क्वायर के अंदर अगर हम बनाते हैं तो क्या बनता है, स्क्वायर। तो इसको हम कैसे देखेंगे, स्क्वायर इज कंसिडर्ड एज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल अगर हम इसको कंसिडर किया जाएगा तो इसके अंदर में क्या बनेगा, इसके अंदर में बनेगा रोम्बस। इसके अंदर में क्या बनेगा, रोम्बस। अब अगर हम स्क्वायर को कंसीडर करेंगे, इफ लिख लेना, इफ स्क्वायर इज कंसीडर्ड एज रोम्बस। एक स्क्वायर को हम रोम्बस भी मान सकते हैं ना, स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है। रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर को एक रोम्बस कंसीडर करें तो अंदर में क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मुझे बताओ जो दोनों हो, रोम्बस भी और रेक्टेंगल भी हो, तो वो तो एक स्क्वायर होता है। ये क्या बनेगा, स्क्वायर। समझ में आ रही बात कि अगर हम रेक्टेंगल के अंदर बनाते हैं तो रोम्बस बनता है, और रोम्बस के अंदर बनाते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। तो एक स्क्वायर को रेक्टेंगल मान के चले तो रोम्बस बनाएगा अंदर में, और अगर हम स्क्वायर को एक रोम्बस मान कर चले तो रेक्टेंगल बनाएगा। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जो कि ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, रोम्बस की भी रेक्टेंगल की भी। तो इसका मतलब वो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने इतने लॉजिकल हमने प्रूफ बताया, क्योंकि पहले हमने 3 प्रूफ कर लिया था, तो ये चौथा वाला प्रूफ ऑटोमेटिक। अब अगर हम इसको ऐसे प्रूफ करना चाहें तो एक स्क्वायर बनाओ, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है। उसके बाद जो है इसको ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो, डायगोनल को भी। अब देखोगे कि ये चूंकि पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। अब ये इसके बराबर, सॉरी इसके पैरेलल, और ये इसके पैरेलल, और इसका हाफ भी, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर। उसी तरीके से जब ये वाला देखेंगे तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा आपस में। ठीक है। अब इसके बाद हम डायगोनल को देखें, मान लो AC और BD है, तो AC और BD आपस में बराबर है, तो इस तरीके से ये और ये चारों बराबर होंगे। ठीक है। अब ये अगर चारों बराबर हैं तो साथ साथ हमको क्या करना है, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चूंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल 90 डिग्री को इंटरसेक्ट करता है, तो ये दोनों जब 90 डिग्री हैं तो इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये भी 90 डिग्री होगा ना। तो अब हम देखेंगे कि चारों साइड बराबर और एक एंगल 90 डिग्री अगर हो तो ये ऐसा कौन सा होता है, तो एक स्क्वायर होता है। तो ये हुआ एक, अगर हमने ये 3 को अगर हमने प्रूफ नहीं किया है तो चौथा सिर्फ अगर हमको प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। अदरवाइज अगर हमको लॉजिकली समझना है तो बाकी के 3 हमने प्रूफ देख ही लिया, तो चौथा प्रूफ ऐसा होगा। ठीक है। तो ये सारा जो हमारे ये हमने पढ़ा है अभी, इसको एक एज अ रिजल्ट आपको याद रख लेना है। इसको आप फटाफट नोट करो। तो पिछले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन जो है मैंने लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक जो दिया था मैंने वीडियो, उसमें आपने कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे इस तरीका कर दिया होगा आपने, जैसे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, और इसका हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया और इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एक्स एक्स एंगल, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर ये वाई वाई एंगल। ठीक है। तो ये वाले एंगल के बारे में मान लो ये O पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एंगल DOC इज इक्वल टू 1/2 एंगल A प्लस एंगल B। ये वाला चीज आपने प्रूफ किया होगा। हालांकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे आपको याद रख लेना है। तो अब ये कैसे आया था,
इसका कर दे रहा हूं। देखो सपोज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर ये चारों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री, ठीक है। और ए प्लस बी को ऐसे रहने दो, ए प्लस बी ऐसे रहने दो, और सी और डी को हम लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगा हमारा, वो आएगा 180 माइनस ए प्लस बी का हाफ, है नहीं, ए प्लस बी उधर जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 180 ए प्लस बी का हाफ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम एंगल COD निकालने जाए, एंगल DOC अगर हम ये निकालें तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल x प्लस वाई, ऐसा होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो जब ये एंगल निकालना है तो 180 में से इसको और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 ना मानकर हम ऐसा करेंगे कि 1/2 a प्लस बी अगर हम इसको लिख लें तो ये आ जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दोनों में RHS बराबर है ना, तो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट एंगल DOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। अब ये देखो, ये जो रिजल्ट है हमारा, ये जो हमारा रिजल्ट है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 एडजेसेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो उसके रिमेनिंग एंगल का सम का हाफ होगा, बाकी का जो 2 बचा हमारा उसके सम का हाफ होगा। अब जैसे मान लो कि एक हमने ऐसे क्वाड्रिलेटरल ले लिया और इस क्वाड्रिलेटरल में ये और ये का एंगल बाइसेक्टर हमने लिया, मान लो ये ABCD, तो ये वाला एंगल किसके हाफ होगा, तो B प्लस C का हाफ होगा, है नहीं। तो इस तरीके से रिमेनिंग एंगल का हाफ होता है। ये चीज जो है आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या होता है इसका, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये होगा कि एक पैरेललोग्राम है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पे करना ये है, शो दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 adjacent angle subtends right angle बनाएगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि हम इनमें से कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल लें, मान लो कि C और D ही ले लेते हैं, ये 2 एडजेसेंट एंगल है, तो अब इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि ऐसा मान लो ये x है, ये x है और ये y, ये है y। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा इसमें बताना है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम वो वाला रिजल्ट देखें तो एंगल COD जो होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ऐसा। और एंगल A और B का सम कितना होगा, तो किसी भी एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये होगा 180 डिग्री, तो 1/2 ऑफ 180 मतलब कि 90 डिग्री। एक तो हम ये तरीके से हम कर सकते हैं, है नहीं। दूसरा तरीका समझो, हम ये लिखेंगे कि ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर कितना होगा। दूसरा तरीके में क्या है, सेकंड मेथड में, कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 180 इंप्लाइज x प्लस y बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना आ गया 90।
तो जब हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो 180 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए एंगल DOC बराबर 180 माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब कि 180 माइनस 90, तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया एक वाला प्रोसीजर। और ये जो है हमने पहला मेथड हमने बताया था, तो पहला वाला मेथड मेरे ख्याल से वो वाला अगर रिजल्ट याद है तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये हो गया क्वेश्चन। अभी आपने पैरेललोग्राम का देखा कि पैरेललोग्राम का कोई भी अगर एडजेसेंट एंगल है और उसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो वो एंगल 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो इसी का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, जैसे कोई भी पैरेललोग्राम है, ये कोई भी एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, फिर हमने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मान लो P पे इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे Q पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मान लो इसका हमने नाम दिया R, इसका हमने नाम दिया S। तो ये क्वाड्रिलेटरल PRQS ये क्या होगा, यही है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि इफ ABCD गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AQ, BQ, CP and DP are angle bisectors, then quadrilateral PRQS will be, ये क्या होगा, मतलब कि स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, या फिर जो है रोम्बस होगा, या क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने की वजह से, पैरेललोग्राम होने की वजह से हम एडजेसेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों मिलकर यहाँ पे कितना बनाएगा 90 डिग्री। सही है। उसी तरीके से ये वाला और ये वाला एंगल बाइसेक्टर मिलके यहाँ पे कितना बनाएगा, ये भी बनाएगा 90 डिग्री। सही है। अब इसके बाद इधर का देखो, इधर वाले में ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर मिलके ये एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, और इधर वाला और इधर वाला मिलके ये कितना बनाएगा, ये भी बनाएगा 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90। तो जब चारों एंगल 90 हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्लियर है। तो अगर हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है सपोज, और वो एंगल बाइसेक्टर एक क्वाड्रिलेटरल अगर सबटेंड कर रहा है, बना रहा है, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। कैसे हमने किया, एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ये एंगल 90 डिग्री, उसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो ये 90, इसकी वजह से वर्टिकली अपोजिट 90, ये एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये 90, तो उसका वर्टिकली अपोजिट भी 90। तो ये चारों एंगल 90 हो गया, तो हम इसमें इसको क्या कह सकते हैं, दिस विल बी अ रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब सोचो एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम से पहले ये समझ लो हमने कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्किल में बना हुआ हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्किल में बना हुआ हो, तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हमने सर्किल बनाया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लिया, तो ये और ये तो सर्किल पे है, लेकिन ये वाला तो नहीं है, तो इस तरीके से इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा वाला। ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है
क्वाड्रिलेटरल है, तो इसलिए जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये वाली बात तो है ही क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसके अलावा साइक्लिक होने की क्या प्रॉपर्टी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180। मतलब कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल जो होंगे इसके सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये वाली बात जो है आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम एक ट्रेपीजियम लेते हैं, एक ट्रेपीजियम लिया, ट्रेपीजियम में हमने बनाया ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम। इसमें जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब ये बताना है हमको कि अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, मान लो ये P और यहाँ पे Q पे अगर इंटरसेक्ट हो रहा है और इसका नाम हमने दे दिया R, इसका नाम दे दिया S, तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल PRQS ये क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके लिए समझो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्योंकि ट्रेपीजियम में जब दो पैरेलल लाइन के बीच का ये वाला एंगल होता है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री है यहाँ पे, तो इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री है, क्योंकि ये और ये आधा आधा जो होगा वो कितना होगा 90, तो ये भी 90 डिग्री। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से ये और ये एंगल, ये दोनों भी जो है 180 डिग्री है, तो इन दोनों के सामने वाला एंगल ये कितना होगा, ये भी होगा 90 डिग्री। सही है। तो अब इसके बाद क्या हम इसके और इसके एंगल बाइसेक्टर को हम यहाँ पे 90 बना सकते हैं, नहीं हो सकता है। ये दोनों तो 90 है, लेकिन ये दोनों हो सकता है, मान लो ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर 90 नहीं हो सकता है, इन दोनों के एंगल का एंगल बाइसेक्टर 90 नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम 180 नहीं है। पैरेललोग्राम आपको याद है ना, पैरेललोग्राम में सारे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता था, इसलिए सारे एडजेसेंट एंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर बनाए तो हर एक जो है वो 90 90 90 बनाएगा। ठीक है। तो वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये और ये 180 है और ये 180 है, लेकिन ये दोनों 180 नहीं है, ये दोनों 180 नहीं है। तो इसीलिए जो है हम जब इसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये 90 और ये 90, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल P बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री है यहाँ पे, इसलिए एंगल P प्लस एंगल Q बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। सही है। ऑल्सो अगर हम P प्लस Q अगर हम 180 कर रहे हैं तो एंगल R प्लस एंगल S ऑटोमेटिकली 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों 180 180 होगा तभी 360 डिग्री बनेगा। तो अगर ये वाला 180 है और ये वाला भी 180 है, तो हम इससे कह सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि PRQS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, इसलिए तो इसको भी नोट करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फटाफट नोट करो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी, एंगल बी एंड एंगल डी, इन दोनों का ये वाला जो है ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब एबीसीडी जो है ये कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे कोई पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम टाइप वाली बात नहीं है। तो एबीसीडी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। तो कह रहा है कि ये P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है जब AB और CD को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाना। तो जब हम इस एंगल बाइसेक्टर को यहाँ बनाते हैं तो ये बाहर जा रहा है, तो हम इसको जब ऐसे बढ़ाते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से जब ये वाला एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं तो AB को प्रोड्यूस करने पे Q पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि P प्लस क्यू, मतलब ये Q और ये वाला P, तो P प्लस क्यू अगर हम ऐड करें तो किसके बराबर है, तो ABC और ADC, ABC मतलब ये कंप्लीट एंगल और ADC मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल, इन दोनों एंगल का हाफ है, ऐसा बताना है। तो हम इसके लिए क्या करें, देखो सबसे पहले क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है ना उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले क्या है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों को हम लिखेंगे एक्स एक्स। उसी तरीके से ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वाई वाई। सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ना एंगल P प्लस एंगल Q बराबर ये 2y और 2x का हाफ। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई के बराबर हमको बताना है। ठीक है, इसका कंक्लूजन ये है कि x प्लस वाई के बराबर P प्लस क्यू होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। इसको बल्कि ये भी लिख दो, टू प्रूफ। ध्यान में रहे कि हमको क्या लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए, कौन सा ट्रायंगल है, ए डी क्यू, इन ट्रायंगल ए डी क्यू, इस ट्रायंगल में देखो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। तो जब हम इस एंगल को और डी वाले एंगल को और ए वाले एंगल को अगर हम ऐड करें तो उससे हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एक्स बराबर कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे फिर इन ट्रायंगल ए डी क्यू हो गया, सी पी बी, इन ट्रायंगल सी पी बी, सी पी बी। तो हम लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी। एंगल बी वाला जो है वो हाफ वाला एंगल होगा, ये वाई वाला, तो प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 180 डिग्री। क्लियर है। अब इसके बाद हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू प्लस एक्स प्लस वाई, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 360। 180 और 180 ऐड करके कितना आएगा, 360 डिग्री। क्लियर। अब इसके बाद ये ए प्लस सी को अगर हम उधर ले जाए तो हमारे पास मिलेगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल C। अब सोचो यहाँ पे कि ABCD तो एक क्वाड्रिलेटरल था ना, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल में अगर हम B प्लस D भी अगर यहाँ पे होता तो A प्लस C प्लस B प्लस D कितना होता, 360 के बराबर हो जाता। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D। क्यों, क्योंकि बचा हुआ एंगल के ही बराबर होगा, A प्लस C प्लस B प्लस D होना चाहिए था 360, तो इसलिए 360 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, B प्लस D। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर ये है। अब B क्या है, तो B बराबर है 2y और D बराबर है 2x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y प्लस 2x और यहाँ पे है x प्लस वाई, और इसको हमने लिखा एंगल P प्लस एंगल Q। अब लिखो एंगल P प्लस एंगल Q बराबर, इसको माइनस करो इधर से तो क्या बचेगा, x प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था शॉर्टकट में। अब अगर इसको हम फाइनलाइज करना है तो फाइनलाइज करने पे ये लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। यही है इसका प्रूफ। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का
मैं इतना जो न्यूमेरिकल है ये आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बुक के आप सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर बना सकते हैं, और जो भी आपको CTPS दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है एटलीस्ट, ठीक है।